जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम जीन पियाजे के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हम सीटेट की बात कर रहे हैं और आपको यह पता होगा कि जीन पियाजे से हमेशा 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तक जितने भी एग्ज़ाम 2011 से 2022 तक कंडक्ट हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसमें जीन पियाजे के बारे में न पूछा गया हो। हर बार 2 या 3 नंबर के सवाल जीन पियाजे से पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि किन किन मनोवैज्ञानिकों के बारे में जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहरबर्ग से हर बार प्रश्न पूछा जाता है ना। तो ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो पॉइंट दिए गए हैं सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से आपके परीक्षा में हुबहू लाइनें उठा के दी जाती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से अध्ययन करिएगा। और अब हम पढ़ने वाले हैं क्या जीन पियाजे के बारे में, और इनकी जो थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। सभी पॉइंटों को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से लाइनें हुबहू उठा के पूछ दी जाती हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में एक एक पॉइंट हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, कह रहा है कि जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। और कह रहा है कि जो जीन पियाजे का ऐसा मानना है कि जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है ना, जैसे जैसे उसकी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी बढ़ती है, जैसे जैसे वह जैविक परिपक्वता बालक में बढ़ती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में क्या करता है, कंसेप्ट बनाने लगता है ना। आप जब बच्चा छोटा होता है, आप उसे कोई कंसेप्ट, कोई तरीका या कोई वस्तु के बारे में आप जब बता रहे होते हैं, तो क्या करता है वह एक बार में उस कंसेप्ट को समझ नहीं पाता है ना। आपको उसे बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन वही बालक जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे वह उसके अंदर परिपक्वता बढ़ती है, वैसे वैसे वह क्या करता है कि उन चीज़ों के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बनाना स्टार्ट कर देता है ना। चलिए सभी पॉइंटों को आप ध्यान से देखिएगा। आगे कह रहा है कि पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं, है ना, पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे थिंकिंग से एडल्ट के प्रकार में अलग होते हैं ना। कह रहा है कि पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे की थिंकिंग होती है ना, एडल्ट से किस में अलग होती है, प्रकार में अलग होती है, न कि उसके क्वांटिटी में अलग होती है ना। आपके उसके सोचने के नज़रिए में अलग होती है। हो सकता है कि आप एडल्ट हैं, जो छोटा बालक है, आपसे सोचने के प्रकार में, है ना, तरीके में अलग हो सकता है, लेकिन वह भी उन चीज़ों को सोच सकता है जो आप सोचते हैं ना। तो कह रहा है कि क्वांटिटी में अलग नहीं होते हैं, बल्कि किस में अलग होते हैं, प्रकार में आपसे, एडल्ट से अलग होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है ना, एडेप्टेशन क्या है? कह रहा है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है ना। इसकी क्या है, 2 प्रक्रिया है। वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित कर लेना क्या कहलाता है, अनुकूलन, एडाप्टेशन कहलाता है। जैसे आप अभी जिस माहौल में रह रहे हैं, किसी अदर क्षेत्र में जाते हैं, आप अगर उस मौसम के हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, तो आपका उस स्थान के अनुसार आपका अपने आप को वहाँ अनुकूलित कर पाते हैं ना। तो जैसा कहा जाता है कि बालक को आप जैसा माहौल देंगे वह वैसा बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बालक का वातावरण के अनुसार वह अपने आप को क्या करता है, अनुकूलित कर लेता है। अगला इसमें 2 पॉइंट्स है, आत्मसात्करण, है ना। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है आत्मसात्करण, एसिमिलेशन कर रहा है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। यदि आप कोई पहले से आपके पास कोई जानकारी है ना, और आप किसी नए जानकारी के साथ उसको जोड़ देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आत्मसात्करण करेंगे। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसात्करण कहलाता है। जैसे आपने पहले से ही एक कुत्ते को देखा हुआ है ना, आप गांव के कुत्ते को देखे हैं, आपको पता है कि 4 पैर वाला कुत्ता होता है ना, उसकी एक पूंछें होती हैं, 2 कान होता है। फिर आपने किसी अलग क्षेत्र के जैसे जर्मन शेफर्ड को देख लिया है ना, दूसरे कुत्ते को देख लिया, तो आप अपने पूर्व ज्ञान में तो जानते हैं कि 4 पैर वाला कुत्ता होता है ना, उसकी पूंछें होती हैं, उसके 2 कान होते हैं। फिर वैसे ही किसी अलग कुत्ते जैसे जर्मन शेफर्ड को आपने देख लिया, तो आपने क्या किया कि पूर्व ज्ञान के अनुसार उसके साथ उसने नए ज्ञान को आपने भी जोड़ लिया, आत्मसात्करण इसको कहते हैं, है ना। अगला पॉइंट है समायोजन, एकोमोडेशन किसे कहते हैं?
इंग्लिश भी साथ साथ याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में इनके कई नाम होते हैं ना, पूछ लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंग्लिश अगर आपको याद रहेगी तो आप आसानी से एक ही शब्द में पकड़ लेंगे। कह रहे हैं कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करने के कारण, है ना, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। कह रहे हैं कि आपके पास कोई जानकारी है, जब बालक आत्मसातकरण करता है, अगर अब कुत्ते का चित्र देखा हुआ है, फिर किसी दूसरे कुत्ते को देखता है तो उसे लगता है कि ये अभी 4 पैर वाला तो कुत्ता ही है। फिर जब बालक समायोजन के अंतर कह रहा है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहता है। यदि बालक ने पहले कुत्ता देखा हुआ है 4 पैरों वाला, अब उसने क्या किया कि 4 पैरों वाली बिल्ली देख लिया, है ना, बिल्ली देख लिया। अब उसे लगा कि हमने 4 पैरों का कुत्ता देखा था, ये भी 4 पैर की दिखती है, इसे भी, इसके पास भी एक पूंछ है, मतलब ये भी कुत्ता है। लेकिन उसे पता चला कि ये कुत्ता नहीं है, बिल्ली है। तब वो क्या करेगा कि वो अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान का तालमेल बैठा लेगा, है ना। अब उसमें क्या करेगा, समायोजन कर लेगा। अब वो एक सीख जाएगा कि जब 4 पैर वाले कुत्ते ही नहीं बल्कि बिल्लियां भी 4 पैर वाली होती हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करने के कारण के साथ तालमेल बिठा लेना ही समायोजन कहलाता है। ठीक है, उसने अपने पूर्व ज्ञान कुत्ते में कुत्ता था और उसने समायोजन बिठा लिया कि जो 4 पैर वाले और भी जानवर होते हैं, बिल्ली भी 4 पैर वाली होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं समायोजन। चलिए अब देखिए साम्य धारण क्या होता है ना, इक्विलेशन क्या होता है। कह रहा है कि इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जो आत्मसातकरण है ना, और जो समायोजन है, इनके बीच में क्या करता है, संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है साम्य धारण। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे कुछ जीन पियाजे के शब्द हैं। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि स्कीमा मानव के दिमाग में जो चीज पहले से स्टोर होती है, जितनी चीजें हम पहले से जानते हैं, जो चीजें हमें पहले से ज्ञात हैं, है ना। कह रहा है कि मानो कि पहले से जो स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति जो होती है, इस प्रक्रिया जो जन्मजात होती है। कहने का मतलब कि जो चीज़ें हमें दिमाग में पहले से चीज़ें स्टोर होती हैं, उसी के अनुसार, है ना, प्रयोग करके हम किसी चीज़ के विषय के प्रति धारणा बना लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ठीक है, और जो स्कीमा की प्रवृत्ति होती है बालक में क्या होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे स्कीमा से कि ठीक है। चलिए, तो जो चीज़ें आपसे दिमाग में पहले से स्टोर है, आप उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति आप अलग से धारणा बना लेते हैं, उसे हम स्कीमा के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रवृत्ति है जन्मजात होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संगठन के बारे में देखते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना और संगठन कहलाता है। कह रहा है कि आपके दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर है ना, स्कीमा है, अब उन्हें क्या कहते हैं, पुनः व्यवस्थित करके आप किसी चीज़ से जोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं संगठन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ से भी आपको हमेशा प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से, है ना। पियाजे ने कितने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्था बताई है। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आइए एक एक करके इन चीज़ों के बारे में एक एक पॉइंट को देखते हैं कि आपसे प्रश्न यहाँ से कैसे बनते हैं और कहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। देखिए, संवेदी पेशी अवस्था क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। अंग्रेजी भी साथ साथ याद रखिएगा, क्योंकि संवेदी गामक अवस्था भी कह लेता है, संवेदी पेशी अवस्था कह लेता है, कई नाम से इसे जानते हैं। और अंग्रेजी में सेंसरी मोटर स्टेज कितने वर्ष का होता है, 0 से 2 वर्ष तक। 0 से 2 वर्ष, है ना। जन्म से 2 वर्ष आप नहीं कहेंगे कि तो गलत हो जाएगा। आप संवेदी पेशी अवस्था अगर जीन पियाजे के अनुसार पूछता है तो आप लगाएंगे 0 से 2 वर्ष। कह रहा है कि इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है ना। ज्ञान इंद्रियां हो गई, आँख हो गई,
कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गई, स्किन हो गई। तो बालक क्या करता है, जब पूर्व संवेदी पेशी अवस्था में होता है, सेंसरी मोटर अवस्था में होता है, तो जो भी चीज़ें बालक सीखता है वो अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। जैसे बालक को चोट लग जाती है तो रोना स्टार्ट करता है, रो के अभिव्यक्त करता है, क्योंकि भाई 2 वर्ष का जो बालक है वह तो अच्छे से बोल भी नहीं पाता है, बता भी नहीं पाएगा कि मुझे अम्मा ये चीज़ें हो गई या फिर भूख लगी है। जब उसे भूख लगता है तो रोना स्टार्ट करता है। पता ऐसे उसकी माँ को पता चल जाता है कि बालक रो रहा है तो या तो उसे भूख लगी होगी, खाना खिला दो, है ना। कोई भी कष्ट होता है तो क्या करता है, अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से इसे अभिव्यक्त करता है। चलिए, तो जो संवेदी पेशी अवस्था है, इसमें बालक सभी चीज़ों को अपने क्या करता है, संवेदीय अंगों से अभिव्यक्त चीज़ों को करता है। चलिए, दूसरी अवस्था कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कितने वर्ष की होती है, 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कितनी की होती है, 2 से 7 वर्ष की होती है। कह रहा है कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है ना, क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख सकता है, समझ पाएगा, लेकिन क्या करता है, इसमें कोई क्रिया नहीं कर पाता है ना। 2 से 7 वर्ष का जो बालक होता है उसके सामने जो भी घटनाएं होती हैं उसे देखता है, समझता है, लेकिन उस पर कोई क्रिया बालक नहीं कर पाता है ना। चलिए, अब देखिए, कह रहा है कि इस स्टेज में बच्चा सिंबल, प्रतीकों का यूज करके करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल का एक इमेज बन जाता है। अब देखिए, यहाँ जो आपको दिख रहा है ना सिंबल वाली बात, प्रीवियस ईयर में जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ, यहाँ से खूब ढेर करके भर भर के प्रश्न हर पेपर में पूछे गए थे। सिंबल वाली बात आपसे आप पूछ दिया कि जब बालक अपने दिमाग में किसी चीज़ को देखकर, किसी वस्तु को नाम सुनकर अपने दिमाग में उसका इमेज बना लेता है, या जीन पियाजे के कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आता है, जिसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। जब आप बालक को किसी चीज़ का नाम लेते हैं, आप विद्यालय का नाम ले लिए, ठीक है, तो बालक के माइंड में क्या होता है, उसके विद्यालय की छाप बन जाती है ना। तो बालक किसी भी जिन शब्दों को सुनता है उसको अपने दिमाग में चित्र बना लेता है, सिंबल बना लेता है, उसका प्रतीक बना लेता है ना। ये एक किसके कौन से स्टेज में आती है, जीन पियाजे की दूसरी अवस्था में आती है, जिसकी उम्र है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए, यहां से प्रश्न ढेर सारे करके पूछे गए थे, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है ना। इस स्टेज में क्या करता है बालक, अपने लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी करता है, लक्ष्यों को पाना चाहता है ना। चलिए, अब देखिए इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं, कौन कौन से पॉइंट आते हैं, इन सभी पॉइंटों से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एक एक करके सभी पॉइंटों को देखते चलिए और सबके बारे में अध्ययन करिए। क्या है कि प्री स्टेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके अंतर्गत कुछ जीन पियाजे के शब्द हैं। पहला शब्द दिया हुआ है जीववाद, है ना, एनिमिस। जीववाद के बाद क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, जीववाद कहते हैं। बच्चा क्या करता है कि सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। आप देखते हैं बच्चा खेल रहा होता है, जब 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, खेलता है, 2 या 3 वर्ष का बच्चा है, खेल रहा होता है, जब उसे चोट लगती है रोने लगता है ना। वह सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। जब उसकी माँ आती है, पूछती है कैसे चोट लगा, जमीन ने उसको मार दिया या फिर दरवाजे ने मार दिया, है ना, उस क्या करती है, दरवाजे को मार देती है, तो बालक शांत हो जाता है। ठीक है, आप देखते हैं कि जब बालक अभी घर में सो रहा हो, फैन चल रहा होता है, वो फैन को सजीव समझ लेता है ना। जब फैन आप बंद करते हैं तो रोने लगता है, उसे लगता है कि ये सजीव है, मेरे के अनुसार क्यों नहीं काम कर रहा है ना। तो क्या कह रहा है कि बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, उसे किसके अंतर्गत आता है, जीववाद, है ना, पूर्व संक्रियात्मक के अंतर्गत आता है, 2 से 7 वर्ष जीन पियाजे के दूसरी अवस्था के अंतर्गत। ठीक है,
चलिए, बालक खेलता है अपने घोड़ों खिलौनों से, कहता है मेरा घोड़ा टिक टिक घोड़ा आ गया, हट जाओ चाँप देगा क्या। उसे ये नहीं पता है कि जो घोड़ा है वह सजीव है या फिर निर्जीव है ना। उसके साथ खेल रहा होता है और कहता है मेरा घोड़ा आ गया, आपको चाँप देगा, हट जाइए, है ना। ऐसी बातें वह करता है खेलते खेलते। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? जीववाद के नाम से जानते हैं। सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। आइए अब अहम केंद्र के बारे में देखते हैं ना, ईगोसेंट्रिज्म के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है ना। जब बालक का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाला होता है, 2 से 7 वर्ष वाला बच्चा, तो जब इसमें बालक के अंदर अहम का भावना उत्पन्न हो जाती है। उसे लगता है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वही सही है ना। देखते हैं मम्मी पापा उसे समझाते हैं कि बाबू आपको यहाँ नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वह इस काम को करता है। उसे लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें लोग क्यों समझा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वह सही है, हमें पता है चीज़ों के बारे में, हमको मत समझाइए। ऐसे बालक हमेशा बोलता रहता है ना, अपने मन का काम करता रहता है। जब आप उसे सजेशन देते हैं उस सजेशन को मानता नहीं है ना। उसके अंदर अहम की भावना आ जाती है। उसे लगता है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वही सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अपलटावी का गुण। अपलटावी का गुण क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है ना। अगर आप एग्जाम्पल यहाँ दिए, अगर आप बालक से पूछेंगे 4 + 6 कितना होता है बाबू, तो बताएगा 10। लेकिन जब आप इसी संख्याओं का क्रम बदल देंगे, कहेंगे 6 + 4 कितना होता है, तो वह इसका उत्तर नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके अंतर्गत अपलटावी का गुण अभी नहीं आया होता है ना। इसके अंदर यह गुण नहीं होता है। यदि आप कहेंगे कि चलो आप ए बना दिए, है ना, अब फिर अगर आप ए से कुछ और चीज़ बना दिए, है ना, ऐसे बढ़ा दिए, तो अब वो इन चीज़ों को कहेंगे कि बाबू ए कहाँ गया, तो उसका उत्तर फिर से वह दोबारा नहीं ले पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रतीकों को, जिस सिंबल को वह देखता है, यदि वह सिंबल को बदल दिया जाता है तो वह फिर से उस पुनः वाली स्थिति पे नहीं आ पाता। इसे हम कहते हैं अपलटावी का गुण, है ना। यह किसके अंतर्गत आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, जीन पियाजे की दूसरी अवस्था के अंतर्गत आता है, जिसकी उम्र है 2 से 7 वर्ष। चलिए अगला है केंद्रीकरण, है ना। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। कह रहा है कि एक समय में किसी वस्तु का केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाना की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? केंद्रीकरण कहते हैं, है ना। आप देखिए, जब आप बालक के सामने 2 ग्लास रख देते हैं, एक पतला लंबा और एक चौड़ा और छोटा, जबकि दोनों की क्या है? क्वांटिटी सेम है, दोनों की क्वांटिटी सेम है। जब आप बालक से पूछेंगे ना कि कौन सा में ज़्यादा पानी आएगा, तो वह बड़े वाले की तरफ ही इशारेगा, क्योंकि वह एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान दे पाता है। उसे लगता है कि जो बड़ा है उसमें ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आता है केंद्रीकरण। एक समय एक ही वस्तु पर वह ध्यान दे पाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है संरक्षण। संरक्षण क्या है? कह रहा है कि अगर किसी वस्तु में साइज या शेप में चेंज करने पर उसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता, है ना। कह रहा है कि संरक्षण क्या होता है? संरक्षण चित्रों में, है ना। आप एक चित्र बना दें, है ना, जैसे कि आपने इस चित्र को बना दिया, ठीक है। संरक्षण का इसमें अभाव होता है। कह रहा है कि यदि आप किसी के साइज में, शेप में चेंज कर देते हैं, या फिर उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता है। आप ऐसा शेप बनाते हैं, यदि आप इसके शेप या एक शेप ऐसे बना दिए, है ना, आपने ऐसा शेप बना दिया, इसकी क्वांटिटी पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा क्या करता है कि इसको, उसके संरक्षण का अभाव होता है। अब उसे इसमें और इसमें अंतर नजर आने लगता है ना। जबकि इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ाई गई है, थोड़ी उसको बेंड कर दिया गया, लेकिन इसकी क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, फिर भी बालक क्या करता है कि इसे, इन चीज़ों को समझ नहीं पाता। ऐसा हम एक फिगर बना दिए, ठीक है, ऐसा बना दिए, या फिर ऐसे बना दिए, है ना। मतलब कि उलट पलट देंगे आप क्रम को, तो बालक क्या करता है कि इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है। ठीक है, ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं, जीववाद की प्रवृत्ति, अहम केंद्रवाद और संरक्षण का अभाव, अपलटावी का गुण, यह सब जीन पियाजे के कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है? तो यह आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, जीन पियाजे की दूसरी अवस्था के अंतर्गत, जिसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, चलिए अब देखिए क्रमबद्धता।
क्रमबद्धता क्या है ना, कह रहा है कि इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। अब आप खूब ढेर सारा उसे पेंसिल दे दिए या फिर आप छोटा बड़ा रबड़ पेन दे दिए, आप उसे कहिए कि आप इनकी सूची बनाइए, अलग पेन को अलग कीजिए, छोटे चीज़ों को अलग कीजिए, इरेजर को अलग कीजिए, तो बालक क्या करता है कि इसमें अभी सूची बनाने का गुण इसमें नहीं आ पाता है ना। अभी उसके अंतर्गत वस्तुओं के आकार में भिन्नता, तथ्यों को, इन सब चीज़ों को आप क्या करते हैं, वह क्रमबद्धता सीरियल बाई से नहीं करने, इसमें इसके अभी उसका गुण पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, है ना, क्रमबद्धता का गुण अभी इसमें बालक में नहीं होता है। आइए अब हम बढ़ते हैं जीन पियाजे के तीसरी अवस्था के अंतर्गत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, इसकी जो उम्र होती है 7 से 11 वर्ष, है ना। आपने संवेदी गामक अवस्था पढ़ा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ा, संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। अब हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की होती है, इसके अंतर्गत क्या होता है, कह रहे हैं कि इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देख कर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। जब बालक 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता है, आप उन्हें कुछ सामने दिखाते हैं तो क्या करता है कि उसे चीज़ों को देख कर ही, है ना, उस पर कॉन्सेप्ट बना लेता है, उस पर चिंतन करना प्रारंभ कर देता है ना। मतलब कि अब इसमें बालक के अंतर्गत पलटावी का गुण आ जाता है, संरक्षण का गुण आ जाता है ना, केंद्रीकरण, अभिकेंद्रीकरण आ जाता है। अब बालक धीरे धीरे चिंतन करना भी प्रारंभ कर लेता है, बालक श्रेणी भी बना लेता है, क्रमबद्धता का गुण आ जाता है ना। इसके अंतर्गत सारी चीज़ें आने लगती हैं धीरे धीरे। चलिए आगे कह रहा है कि इस अवस्था में जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योजना आदि का कंसेप्ट बच्चा क्या करता है, बनाने लगता है ना। अब वे कहता है सजीव और निर्जीव में अंतर कर लेता है ना, भार में अंतर कर लेता है, मुद्राओं में तो संरक्षण का जो अभाव था कि आपकी क्वांटिटी क्या बोलते हैं, शेप बदल देने पर उसकी क्वांटिटी सेम होती थी, फिर भी उसे लगता था कि यह अलग है ना। अब क्या करता है, इसके अंतर्गत संरक्षण का भी गुण आ जाता है। अब बालक धीरे धीरे क्रमबद्धता का भी उसे ज्ञान हो जाता है ना। तो ये चीज़ें जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सारी चीज़ों का गुण आ जाता है। ठीक है, याद रखते चलिएगा कि कौन सा गुण किसके अंतर्गत है और इसकी उम्र क्या होती है। अब देखिए, जब बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है तो इसमें बालक आगमनात्मक तर्कणा करने लगता है ना, आगमनात्मक तर्कणा करता है। कह रहा है कि यह भी इसी अवस्था में आता है। कौन सी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है ना, बच्चा क्या करता है कि चीज़ों पे तर्क करना, चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, कह रहा है कि पेड़ ऊपरी है या नीचे, हमारे लिए बच्चा आंसर, क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलता है। कह रहा है कि पेड़ जरूरी है ना या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर, क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है। बालक इसमें चिंतन करना, तर्क करना भी प्रारंभ करता है। कह रहा है कि जब टीचर पूछता है कि पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो बच्चा कहता है कि इसलिए कि हमें उससे ऑक्सीजन मिलता है। अब यही जो गुण था जो बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं कर पाता था, अब सारी चीज़ें इसमें आए तो बालक क्या करता है, आगमनात्मक तर्कणा इसके अंतर्गत कर लेता है। अब देखिए अगली अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम अमूर्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसकी उम्र होती है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, चलिए कह रहा है यह संज्ञान का सर्वोत्तम अवस्था है ना। संज्ञान मतलब होता है ज्ञान का सर्वोत्तम स्थान है, अवस्था होती है ना। इसमें बालक अमूर्त चिंतन कर लगता है, जो चीज़ें उसके आंख के सामने नहीं होती हैं उन चीज़ों के कंसेप्ट के बारे में बालक सोचना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, आइए कह रहा है कि इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है
है ना। जब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करता है, जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती हैं उनके बारे में भी सोचने लगता है, उनके भी दिमाग में कंसेप्ट बना लेता है ना, अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ करता है। और इसमें बालक क्या करता है, निगमनात्मक तर्कना करता है ना। बच्चा नियमों के ऊपर भी तर्क करने लगता है कि ये चीज़ें हैं तो आखिर क्यों हैं, ठीक है, क्यों और क्या का भी उत्तर पाने की इसमें बालक कोशिश करता है। अब देखिए, इसके जीन पियाजे के सिद्धांत का आलोचना किया गया है। कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकते हैं, है ना। कह रहा है कि इसमें बालक के विकास के चरण को अपरिवर्तनशील बताया गया है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यदि बालक जिस उम्र में है, जिस स्टेज में, यदि उससे अच्छा वातावरण दिया जाए तो हो सकता है कि वह अपने उम्र से कुछ ज़्यादा सीख सकता है। यह इनके कंसेप्ट के बारे में कुछ आलोचनाएं दी गई थी, है ना। चलिए, तो देखिए, ये थे जीन पियाजे के बारे में, ठीक है। आइए, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी, इस अवस्था के बारे में देख लीजिए अच्छे से यहाँ पे। पहला है संवेदी गामक, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक, है ना, मूर्त संक्रियात्मक, और अमूर्त संक्रियात्मक। अब इसकी उम्र होती है 0 से 2 वर्ष, इसकी होती है 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष की उम्र होती है। और देखिए, ये उम्र है, इसके अंदर संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत बालक क्या करता है कि अपने चीज़ों को अभिव्यक्त संवेदी अंगों से, है ना। आपके संवेदी अंग कौन कौन से हैं, है ना, जैसे जीभ हो गई, है ना, कान हो गया, नाक हो गया, ठीक है, आपके स्किन हो गई, ये सब आपके संवेदी अंग हैं, इससे बालक करता है। अब देखिए, पूर्व संक्रियात्मक में बालक के अंतर्गत जीववाद की प्रवृत्ति होती है, अहम केंद्रवाद होता है ना, अपलटावी का गुण होता है, संरक्षण का अभाव पाया जाता है। और जो मूर्त संक्रियात्मक में है, संक्रियात्मक अवस्था में है, ये सभी चीज़ें का गुण या फिर कंसेप्ट बालक बनाने लगता है ना। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है, अमूर्त चिंतन इसमें बालक करने लगता है। अब देखिए, जीन पियाजे बालकों के बारे में क्या कंसेप्ट बनाते हैं। जीन पियाजे का मानना है कि जो बालक होता है, बालक क्या है, एक नन्हा वैज्ञानिक के रूप में है, एक नन्हा वैज्ञानिक है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है कि बालक अपने ज्ञान का सृजन, बालक अपने ज्ञान का सृजन, है ना, अपने आप बना लेता है, अपने आप बना लेता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंटें हैं, उनके बारे में नोट करने वाले कि जीन पियाजे कहते हैं कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का सृजन बखूबी खुद से कर लेता है। तो ये कुछ पॉइंटें थे जीन पियाजे के बारे में, है ना। यहाँ से हर बार आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, हर बार प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। आप इन सभी पॉइंटों को ध्यान से एक बार फिर से पढ़िएगा और आगे इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इस प्रैक्टिस में आप जरूर भाग लीजिएगा कि आप देखिए कि आप इनसे आने वाले प्रश्नों को कितना हल कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे अब हम मिलेंगे वाइगोस्की और पॉल बॉयर को लेकर, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।